नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हर रह गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के ये मैं जानता नहीं। सिपाही में गया नहीं, अफसर मुझे लिया नहीं। एक जमाना था जब मेरी भी इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊं, पर परिस्थितियां अलग थी। लेकिन उस सपने को मैंने फिर भी साकार किया है। हम बात कर रहे हैं उन सेना नायकों से जिन्होंने अपने जीवन में एक माइलस्टोन दिया है। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ड्यूरिंग सर्विस आप जब सर्विसेज में थे, क्या कभी किसी को गोली मारी? आई एम ए ट्रेन्ड सोल्जर। मैं रेगुलर रेंज फायरिंग करता रहा हूँ, बट कभी भी किसी इंटरनेशनल एनिमी को गोली मारने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांचेस से बिलोंग करता हूँ और ऑफिस या दूसरे कामों में व्यस्त रहा हूँ। पर ट्रेन्ड सोल्जर होने के कारण कभी आज की परिस्थितियों में किसी भी देश के दुश्मन को अगर गोली मारने का मौका मिलता है तो मैं दोबारा सोचूंगा नहीं। जानू आई लव यू। सर, फौज में कभी बोलने का मौका मिला? आज आप शरारत के मूड में हैं। ऐसी मैं शुरू से ही स्टेज प्लेस में इन्वॉल्व रहा हूँ। किसी प्ले में ऐसा किसी को बोला हो तो याद नहीं, बट वास्तविक जीवन में ये शब्द पहली बार मैंने अपनी वाइफ से ही बोले थे और थोड़े भावुक होके मन से तब हो रहे थे। एक बार मैं एक लंबे कोर्स पे गया हुआ था, 2 महीने का कैब था, जिसमें मैं जब 2 महीने बाद वापस आया और दिल्ली रेलवे स्टेशन में उतरा और जैसे ही मैंने ट्रेन से उतर के सामान रखा और नजर दौड़ाई तो ओवर फुटओवर ब्रिज पे मैंने देखा कि मेरी वाइफ और दोनों बच्चों के साथ वो खड़े हैं। जैसे ही मैंने ऊपर देखा वो मेरी तरफ देख रहे थे और वो एक भावुक क्षण था। उस टाइम अपने मन से ही निकला, जानू आई लव यू। फौज में जाने का प्रेशर था सर? नहीं, मेरे घर में शुरू से ही एक धार्मिक और देशभक्ति का वातावरण रहा है। घर में साधु संतों का आना जाना था। पिताजी कवि और स्टेज शो किया करते थे। उन्होंने एक चंद्रशेखर आज़ाद पे और भगत सिंह पे 3 घंटे का एक प्ले किया था, जिसमें मेरा भी छोटा सा रोल था, जो बहुत सक्सेसफुल हुआ था। और भगत सिंह की माता और बहन एक बार हमारे शहर में आई थी। उनके आने पे उन्होंने एक कविता लिखी थी, तू याद शहीदों की वतन भूल ना जाना। जी। उसकी 4 पंक्तियां मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ आएंगे जरूर जरूर सर, कि जरूर। मेरे बचपन में मेरे लिए क्या मोटिवेशन रही होगी। ये मेरे पिताजी की पोएम की कुछ पंक्तियां हैं जो उन्होंने भगत सिंह की माता और बहन के आने पे लिखी थी, और जो 10 से 15 हज़ार के लोग सुन रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे और भगत सिंह की माँ और बहन जी तो रो रो के उनको बुरा हाल था। उनकी जो संबंधित पंक्तियां थी वो ये थी, तू याद शहीदों की वतन भूल ना जाना, वो भी किसी माँ बाप की आंखों के नूर थे, वो भी किसी बुढ़ापे की लाठी जरूर थे, उनको भी सुनाई थी माँ ने लोरियां, बांधी थी किसी बहन ने राखी की डोरियां, तेरे लिए वो छोड़ गए प्यार ये सारे, रो रो के कहें आज भी सतलुज के किनारे, तू याद शहीदों की वतन भूल ना जाना। और उनकी पुस्तकें और यशपाल आदि और क्रांतिकारी साहित्य पढ़ता रहा हूँ मैं। स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का मौका मिला। जब प्रोफेशन की बात आई तो आई ज्वाइन डीएवी कॉलेज एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, पर 6 महीने के बाद ही वहाँ से रिजाइन कर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। बहुत खूब। सर, फर्स्ट लॉकडाउन 2020 हमारा
बीत गया गोलगप्पे खाने में, बनाने में। कभी घंटियां बजा रहे थे तो कभी पार्टियां कर रहे थे। ऐसा लगा है, और समाज सारा सारा देश जानता है कि फर्स्ट लॉकडाउन में हमने एंजॉय किया। कोविड की लहर थी, पर उस लहर में भी कोई डर या खौफ नहीं था। लेकिन सेकंड वेव जब आई, सेकंड वेव ने हमने अपनों को खोया। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया, और सेकंड वेव ने एक हमें डर खड़ा किया हमारे अंदर। अब कहते हैं थर्ड वेव भी आएगी। आप क्या कहते हैं? देखिए, हम जब फर्स्ट और सेकंड वेव आई थी जी, तो हमने एक कार्यक्रम किया था ऑन नेटवर्क पे, जिसको हमने नाम दिया था डर और कोरोना। उस टाइम भी एक हम लोगों की कोशिश की थी कि लोगों में एक डर की भावना ना रहे। एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब हम डरते हैं तो हम लोअर फ्रीक्वेंसी पे हमारी पूरी मानसिकता काम करती है, और जब हम लोअर फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं तो हमें इन्फेक्शंस और बीमारियों का हो जाना ज़्यादा संभावित हो जाता है। जबकि हम हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं तो हमारा मनोबल ऊंचा रहता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो उसी को दूर करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया था, ऑनलाइन कार्यक्रम था। बहुत लोगों ने इसमें ज्वाइन किया, हमने बहुत लोगों को उस टाइम मोटिवेट भी किया। पर अब अगेन एक डर की भावना आ रही है कि दोबारा शायद कोरोना आ रहा है। ये एक वायरस है, हो सकता है कि लोगों को इन्फेक्ट करे, पर हमें प्रॉपर सावधानियां यूज़ करनी होंगी। जो भी गवर्नमेंट की प्रिकॉशन गाइडलाइंस हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो, और हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हम ज़्यादा इसमें इन्फेक्ट नहीं हों और अपने आप को बचा सकें। सर, आर्मी के अंदर मैंने कई बार ऐसा सुना कि जब आर्मी की पेट्रोलिंग्स होती हैं बॉर्डर एरियाज के ऊपर, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स उनके साथ होते रहते हैं। तो एयरफोर्स में भी क्या कभी ऐसा कोई पेट्रोलिंग की सिचुएशन होती है, तो क्या वहाँ भी कभी कुछ ऐसा? एयरफोर्स में हमारे इंटरनल यूनिट्स की सिक्योरिटी के लिए हमारे डिफरेंट सिस्टम रहता है, जिसमें टावर्स बने होते हैं जिसपे 24 घंटे हमारे जवान से ड्यूटी करते हैं और आने जाने वाले हर चीज़ को दूर से देखते रहते हैं और कुछ भी होने पे अलर्ट देते हैं। पर इसके साथ एक स्पेशल जो हमारे इक्विपमेंट होता है उसकी सुरक्षा के लिए अलग से नाइट गार्ड पोस्ट लगाई जाती है, और कई बार तो बड़े मजेदार किस्से होते हैं। एक बार मैं नाइट चेक पे था और रनवे पे हमारे दोनों तरफ अरेस्टर वाले होते हैं जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एयरक्राफ्ट को अरेस्ट करते हैं। उसकी पोस्ट के लिए एक गार्ड पोस्ट थी जिसपे एक गार्ड, मैं चेक करने गया तो वो कंबल को लपेट ऊपर तान के सो रहा था। तो मैं उसमें जीप में था, मैं ड्राइवर को बोला कि इसके हॉर्न बजाओ ताकि नींद खुल जाए। जो 3-4 बार हॉर्न देने पे नहीं उठा तो मैंने उसको गार्ड को बोला इसकी राइफल उठा लो। गार्ड सो रहा था, उसकी राइफल हमने उठा ली, तब भी नहीं उठा। हम जाने लगे तो मैंने बोला एक बार फिर लाइट मारो उसके मुंह में और जोर से हॉर्न बजाओ। इस बार हॉर्न बजाने पे उसकी नींद खुल गई और वो कंबल समेत खड़ा हुआ और अपनी बाजू हिला के चट कौन आता है, और तो उसके एक्शन देख के मेरी हंसी भी निकल गई। देन आई टोल्ड हिम कम हियर दिस साइड। तो उसको ही वाज वेरी सॉरी, बट प्रोसेस फॉलो किया गया, उसको जो पनिशमेंट मिली। पर कई बार ऐसी वहीदा घटनाएं भी हो जाती हैं। मतलब बिना राइफल के भी उसने अपनी बाजू तान के कंबल के समेत चार्जिंग पोजीशन। भगवान कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नरेंद्र वर्मा जी की नजर में वो युग कब आएगा? भगवान ने ये जरूर कहा था और हम उम्मीद भी करते हैं कि भगवान हमें ऐसा अवसर देंगे। पर हम भगवान की वेट ही क्यों करते रह जाते? आज भी हमारे देश में हमारे पास
प्रधानमंत्री के रूप में एक कर्मयोगी और एक महायोगी के रूप में मोदी जी हैं, जो देश को और अपने देश को सुरक्षा और आगे ले जाने के लिए 24 घंटे प्रयत्नशील है। अगर हम उनका मार्गदर्शन माने और देश के प्रति समर्पित हों तो छोटे कृष्ण तो आज हैं ही वो। तो मेरे ख्याल में हमें बड़े कृष्ण के आने की इंतजार में छोटे कृष्णों को अवहेलना नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार ओशो ने कहा था कि साल में न्यू ईयर या दिवाली तो साल में एक बार आती है, पर सूरज तो रोज नया उगता है। उसके प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। जी, मेरे को याद आता है सर, किसी ने कहा था कि 100 गाली पर गर्दन काटे अब तो ऐसा शाम चाहिए। हमारी नज़र में कृष्ण या भगवान श्याम जो हैं वो बांसुरी वाले हैं, पर किसी शायर ने कहा कि 100 गाली पर गर्दन काटे हमको ऐसा शाम चाहिए, नहीं देखकर बात बनेगी हमको ना आराम चाहिए। उगने ना दो इन बीजों को, चाणक्य सा लक्ष्य चाहिए। जो भी शकुनी बचे देश में उनका मुक्ति धाम चाहिए। बिल्कुल, वो ये आज की रिक्वायरमेंट है देश के। मुस्लिम समाज में मुल्ला कहते हैं वहां पर 72 हुरें मिलेंगी। अगर नरेंद्र जी आपको कोई कहे कि सब 72 हुरें मिलेंगी, ऐसा करना है या वैसा करना है, तो आप क्या कहते हैं? मैं अपनी एक ही हुर से बहुत खुश हूं और जो भी देश की सुरक्षा की वादे होगा, जो राष्ट्रीय संकट को पैदा करेगा, उसको चाहे 72 हुरें मिले या उससे भी ज़्यादा मिले, उनको जल्दी उनके पास भेजना चाहिए ताकि वो वहां जाके आनंद ले सकें और हम यहाँ आनंद से रह सकें। बिल्कुल सर, पाकिस्तान को कितने दिनों में निपटा देंगे? हमारे पाकिस्तान के साथ जो भी अभी तक युद्ध हुए हैं, कोई भी 10 से 15 दिन से आगे नहीं चला। और आज जो पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, मेरे ख्याल में 7 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और वो तो मेरे ख्याल में युद्ध की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप को खत्म कर लेगा। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर आज डायलॉग विद वेटरन्स की 4th कड़ी में हम बात कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी से और उनसे उनके जीवन के बहुत से ऐसे क्षण जो अभी तक किसी से शेयर नहीं हुए थे, आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दिल खोलकर उन पर चर्चा कर रहे हैं। सर, जब सिविल से आप सर्विसेज में ज्वाइन कर गए तो एक सिविल लाइफ में रहते हुए उस टाइम यंग एज में थे, बट इंस्टेंट एक वो जो चेंज था, उस चेंज को में क्या फीलिंग रही? जब मेरी सिलेक्शन एज एयरफोर्स ऑफिसर हुई तो घर में, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में बहुत खुशी का माहौल था और मैं भी अपने आप को एक गर्वित फील कर रहा था। जैसे हम हैदराबाद पहुंचे ट्रेनिंग के लिए तो एकेडमी में चले गए। एयरफोर्स एकेडमी डोनिगल में है हैदराबाद में, और उसके जब इवनिंग में वहाँ पहुँचे तो उसके बिल्डिंग सराउंडिंग देख के बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी जगह पहुँच गए हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम सबको लाइनअप किया गया और एक इंस्टीट्यूट से ले गए, तो हम बड़े खुश थे। एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है। धीरे धीरे एक बहुत बड़ी शॉप, एक सैलून टाइप था, उसमें गए तो टर्न बाई टर्न सबको जब पूरा गंजा किया गया तो दैट वाज फर्स्ट फीलिंग कि कहाँ आ गए। क्योंकि नॉर्मली सिविल लाइफ में उन दिनों में राजेश खन्ना का क्रेज था, लोग लंबे बाल रखते थे, और एकदम जब गंजी कर दिया गया तो सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और सब एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, तो कहाँ आ गया हम लोग। बट उसके बाद एक ऐसी आदत बनी, तो मेरे को एयरफोर्स छोड़े भी, मैंने एयरफोर्स 2007 में छोड़ी थी। आज भी एक ऐसी परंपरा बन गई है कि मेरे को लंबे बाल अच्छे लगते, और मैं जब बार्बर के पास जाता हूँ तो हंसता है, सर काटूं क्या आपके बाल? पर वो एक ऐसा टाइम था जिसमें जीवन मूल्य के बारे में एक ऐसी शिक्षा मिली, और ट्रेनिंग के दौरान
जीवन की हर पहलू पे एक ऐसा दृष्टिकोण मिला कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम में भी आप सरवाइव कर सकें और सड़क से लेके 7 स्टार होटल तक आप एंजॉय कर सकें। सर, अगर एयरफोर्स चीफ बनने का मौका मिलता तो नरेंद्र वर्मा क्या करते? मेरा दिल खुश कर दिया आपने। ये मेरे लिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि आई एम फ्रॉम एडमिन एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच, जिसमें एयर चीफ बनने का चांस नहीं रहता। एयर चीफ हमेशा हमारे फ्लाइंग ब्रांच के ऑफिसर ही बनते हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, आपके जीवन काल में कई सरकारें आई और गई। अब तक के अनुभव में कौन सी सरकार से आपको लगा कि यार ये चाहिए? जब एयरफोर्स में रहते हैं तो आप एक ऐसे वातावरण में होते हैं जिसमें आप पॉलिटिकल एलिगेशंस आपकी नहीं होती। आप जो भी किसी भी सरकार जो भी सरकार होती है उसकी तरफ से जो भी आदेश आता है आप उसका पालन करते हो। पर एक माइंड तो थिंकिंग माइंड होता है, तो आप एक सोचते हो कि हमारे देश के प्रति जो देश की सरकार कर रही है वो हमारे हित में है कि नहीं है। मोदी जी से पहली बार मिला था 2001 में। उस टाइम मैं जामनगर में हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। अर्थक्वेक के टाइम में हमने जो काम किया, भुज को काफी सपोर्ट किया था जामनगर में। हमने कहीं किसी को बताया नहीं, ना एयरफोर्स की परंपरा है बाहर बताने की। पर मेरे को नहीं पता कि मोदी जी को कैसे पता लगा। एक दिन सडनली कमिश्नर का फोन आता है कि मोदी से आप मिलना चाह रहे हैं। तो कमिश्नर मेरे दोस्त थे, तो मैंने बोला कि शायद मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं मजाक नहीं कर रहा, थोड़ी देर में ही मोदी जी आपके पास आ रहे हैं। एंड 2 घंटे अंदर मोदी जी हमें मिलने आए। उनको पूरी जानकारी थी कि हमने भुज को और आसपास के एरिया को कैसे सपोर्ट किया है जामनगर से, और वो एयरफोर्स जामनगर का धन्यवाद करने के लिए आए थे। उस आधे घंटे की मुलाकात में मेरे को समझ आई कि ये व्यक्ति देश और राष्ट्र के लिए कितना दर्द रखता है और कितनी समझ रखता है। जब वो प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद उनके जो भी निर्णय आए हैं देश की सेनाओं को एक खुला मंच और खुले हाथ देने का, जबकि हमारे सैनिक श्रीनगर में आम सिविलियन से रोज पिटते थे और सरकार उल्टा उनको सपोर्ट करती थी। आज ये है कि किसी की हिम्मत नहीं कि सैनिक पे पत्थर क्या गाली भी बरसा सके। मन का कहना मत टालो, मन तो है एक उड़ता पंछी, जितना उड़े उड़ा लो। एक आर्मी पर्सन, एक सर्विसेज का ऑफिसर अपने मन को कैसे उड़ाता है? हमारी ड्यूटीज काफी हार्ड होती हैं और कई बार तो हम जैसे नाइट फ्लाइंग 2 बजे खत्म होती है, उसको 5 बजे फिर ड्यूटी होती है, फिर 5 बजे पहुंच जाते हैं। बट इस बीच में जब भी हमें समय मिलता है तो हम अपने मनोरंजन के साधन ढूंढ लेते हैं। छोटी से छोटी ब्रेक, छोटी से छोटी घटना, अपने मन बहलाव का हम रास्ता ढूंढ लेते हैं। जैसे एक स्टेशन पे हमारे ऑफिसर्स मेस में ही नॉर्मली ऑफिसर्स हमारे बैचलर ऑफिसर्स के होती हैं, पर उस स्टेशन में अकोमोडेशन कम होने के कारण 15-20 फैमिलीज भी हमारे साथ रह रही थी। तो एक बार बारिश हो रही थी तो एक यंग मैरिड ऑफिसर मेरे रूम में आया, तो कुछ काम करके जाने लगा। तो मैं यार बहुत बारिश हो रही है, चाय और पकौड़े का इंतजाम करो। कहते पागल हो गया, ऐसा नहीं होता, ऐसे भी देख ले, चाय पिला सकता है तो पिला दे, नहीं तो मुश्किल होगी। ही लाफ इट आउट एंड वेंट ऑफ। तो मैंने एक मैसेज ड्राफ्ट किया उसके बिहाफ पे और सारे ही बैचलर ऑफिसर्स को भेज दिया कि वो आपको चाय और पकौड़े पे इनवाइट कर रहा है। इट वॉज इवनिंग 5 to 6 को टाइम था। धीरे धीरे 2 ऑफिसर, 3 ऑफिसर, 5 ऑफिसर, 7 ऑफिसर उसके बाद पहुंचने शुरू हुए और 15-20 मिनट गैप में उसके बाद 20 ऑफिसर इकट्ठे हो गए चाय और पकौड़े के लिए। वो देख के पहले तो थोड़ा सा हैरान हुआ, पर बाद में शरारत समझ के उसने और उसकी वाइफ ने भी इसको बड़े सपोर्टिवली लिया और सब हम हंसते खुशते खेलते चाय और पकौड़े का आनंद लेके बारिश में हमने एंजॉय किया। ऐसे कई और भी मौके आते हैं जिसको हम
हर मौके को हम इंजॉयमेंट में बदल देते हैं। एक बार एक स्टेशन पे हमारा एक न्यूली मैरिड कपल आ रहा था। नॉर्मली हम जो भी न्यूली मैरिड कपल आते हैं जी, उनका खूब अच्छी तरह उनका रिसेप्शन होता है, एंड लेडीज मेड टू एंजॉय एंड बी प्रिविलेज पर्सन टू ज्वाइन एयर फोर्स। पर उन दिनों थोड़ा आतंकवाद का माहौल था पंजाब में, तो जैसे ही उनको वो ट्रेन से आए, उनके लिए एक स्पेशल गाड़ी गई थी रिसीव करने के लिए। 3-4 किलोमीटर जाने के बाद ही सामने से गाड़ी और आई तो उनको हाईजैक कर लिया गया। ऑफिसर और उसकी वाइफ को एक सुनसान कमरे में ले जाया गया और उनको बता दिया गया तुम हाईजैक हो गए हो। काफी आधा घंटा तक तो उनको काफी एक सदमे में रखा गया, बुरा महसूस होने दिया कि पूरे दिन हाईजैक्ट है और वो किसी से बात नहीं कर सकते। उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि उनको 50 लाख रुपया देना है, तभी आप झूठ पाओगे। 1 घंटे के बाद जब उनको थोड़ा जरूर का काफी एक लिमिट तक पहुंच गया तो उनको बताया गया कि एक जोक था, और उनके प्रॉपर रिसेप्शन के लिए उनको ले जाया गया और द लेडी वाज रिसीव्ड एंड मेड टू फील ए प्रिविलेज्ड पर्सन इन द एयर फोर्स। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, देश को दोबारा उसकी जरूरत है। हमारे देश में हर समय पे सेना नायक एक से बढ़कर एक आते रहे हैं। मार्शल ऑफ एयर फोर्स एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह, मानेकशॉ, और जो भी हमारे सेना अध्यक्ष होते हैं उनको बहुत दूरदर्शिता से सिलेक्ट किया जाता है। हिंदुस्तान की फौज जब दुश्मन से लड़ती है तो सिर्फ लड़कर दुश्मन को मारती ही नहीं है, उस देश के 2 टुकड़े भी कर देती है। भारतीय सेना का इतिहास है 90,000 दुश्मन के यानी कि पाकिस्तान के सैनिकों का सरेंडर। इसीलिए देश और दुनिया में सैम मानेकशॉ को कभी भूला नहीं जाएगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या फौज का ट्रेनिंग का कुछ पार्ट होना नहीं चाहिए? एनसीसी को इसी भाव से इंट्रोड्यूस किया गया था, पर धीरे धीरे जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसमें काफ़ी लोग एनसीसी से नहीं जुड़ना चाहते या नहीं जुड़ते। पर एक रिक्वायरमेंट है देश के लिए कि सभी स्टूडेंट एक मिलिट्री प्रोसीजर से निकलें, जिससे उनको देश की रिक्वायरमेंट्स, मिलिट्री की डिफिकल्टीज और उनकी लाइफ की एक झलक मिले, ताकि वो उनसे और जुड़ सकें और महसूस कर सकें कि सेना के ऑपरेशंस में उनको क्या मजबूरियां होती हैं, क्या डिफिकल्टीज होती हैं। जब भी एक सैनिक सरहद के दूसरी तरफ जाता है, चाहे ये हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट ऑपरेशन हो, वो हमेशा अपने दोस्तों, अपने परिवारों को अपने मन से अलविदा करके जाता है। वो एक भावना होती है कि अगर हम वापस आए तो विल हैव ड्रिंक टुगेदर। उस भावना से जब हम काम करते हैं, उस भावना को हर नागरिक फील करे कि एक सैनिक देश के लिए कहाँ तक अपने आप को अर्पित करने के लिए तैयार रहता है। ये भावना तभी आएगी जब हम हर स्तर पे अपने देश के हर नागरिक को सेना से परिचित करा सकें और उनको इसके लिए जानकारी दे सकें। देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? मेरे हिसाब से देश की समस्या है हमारा इकोसिस्टम। एक देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि कोई भी देश हित में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसके विरोध में ऑन द नेम ऑफ अपोजिंग गवर्नमेंट राष्ट्र विरोध की बात शुरू हो जाती है। इस इकोसिस्टम को मैं बहुत देर से जानता हूं। जब मैं कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज के पास एक कॉमरेड रहा करते थे, उनसे मेरा परिचय हुआ तो हम उनसे लेनिन और मार्क्स डिस्कस करने जाया करते थे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, भाई साहब आप इतने शान शौकत से रहते हो तो आप काम क्या करते हो? तो वो लाइटर मूड में थे, तो हंस के उन्हें कहने लगे, यार मैं मोस्टली हर 3-4 महीने के बाद चाइना और रशिया जाता रहता हूँ। जो भी कॉन्फ्रेंस होती है मेरे को बुलाते हैं वहाँ, और बहुत सी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का उन्होंने मेरे को फेलोशिप दिला रखी है, जहाँ से मेरे को पैसा आता है
जब भी इन कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ वहां से मेरे को पैसा मिलता है। अच्छा। और जब भी उनसे डिक्टेट आता है, मैं एक इंडस्ट्री टाउन से बिलोंग करता हूँ, फैक्ट्रीज में स्ट्राइक करवानी है या कुछ आंदोलन करना है, जब भी चाइना से या रशिया से कुछ मेरे को निर्देश मिलता है तो मैं उसके मुताबिक फैक्ट्रीज में स्ट्राइक या आंदोलन करवाता हूँ। तो ये वही इकोसिस्टम अभी चला आ रहा है। एक चाइना की एजेंसी है ILD, जो इंटरनेशनल लेवल पे पहले तो एम्बेसीज को सपोर्ट करती थी, बट अभी बहुत से देशों में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सपोर्ट करती है। और हमारे भी देश में कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से कुछ MOU साइन कर रखा है, और उनकी फाउंडेशंस को ILD से बहुत पैसा आता है, और वो वही बात करते हैं जो उनको विदेशों से एक संकेत मिलते हैं। आप जानो, अगर याद होगा आपको, डोकलाम का चल रहा था और उस दौरान चाइनीज एम्बेसी में हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियन विजिट करने जाते हैं। पहले तो ना करते हैं, पर जब उनको उनकी फोटोग्राफ दिखाई जाती हैं मीडिया द्वारा, तब मान लेते हैं कि हाँ बिजनेस के लिए गए थे। अब डोकलाम के टाइम में हमारे देश के लोग चाइना से क्या बिजनेस कर रहे थे, ये आप समझने की बात है। 2047 में PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI का लक्ष्य है भारत को गजवाए हिंद बनाना। वर्मा जी किस नजर से देखते हैं? बहुत सी नेशनल देश के अंदर जब हमारा बंटवारा हुआ था, उस टाइम भी कुछ लोगों ने कहा था कि रिक्वेस्ट करके लिया है पाकिस्तान, लड़के ले गए हिंदुस्तान, और तब से काफ़ी लोग इस काम के लिए लगे हुए हैं। जब लोग कुछ मुसलमानों ने मिलकर या देश का बंटवारा किया, पर वो मोस्ट ऑफ मुसलमान देश में ही लगे, वो वहाँ गए नहीं। और उस टाइम बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बोला था कि अगर मुसलमानों ने पाकिस्तान लिया है तो ये होना चाहिए वो सारे पाकिस्तान चले जाएं, पर उस देश की, हमारे देश की लीडरशिप, नेहरू और गांधी जी ने उनको जाने नहीं दिया, और आज भी वो एक सपना पाल के बैठे हैं कि इस देश को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। और इसके साथ बहुत से चाइना, पाकिस्तान, कनाडा जैसे देश हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, और देश को कमजोर करने के लिए खालिस्तानी या दूसरे सोर्सेस के थ्रू हिंदुओं को और देश को कमजोर करके एक ऐसा पक्ष पैदा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा भी है कि दूसरे देशों में भी, आप पश्चिमी देशों में भी देखो, इनकी एक धारणा है कि जब भी विस्थापित होंगे तो किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं जाएंगे, ये हमेशा उस कंट्री में जाएंगे जहां इनको फैलना है। अभी जो अफगानिस्तान से लोग गए हैं वो फ्रांस में गए हैं, इंग्लैंड में गए हैं, और वहां जाके भी वही हरकतें कर रहे हैं जिससे वो वहां की पॉपुलेशन को परेशान करके अपने एक मुस्लिम पक्ष को बढ़ावा देने की कोशिश करें। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाएं, लोगों को जागरूक करें, ताकि जो ये एलिमेंट्स हैं जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, जो समाज को विभाजित करना चाहते हैं, हम उनसे दूर रहें और उनके प्रति सावधान रहें। देश के युवा वर्ग का अग्निवीर में जाने से उसको क्या लाभ मिलेगा और देश को क्या मिलेगा? देखिए, हमारे देश में जो बार बार एक अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वैसे तो विश्वव्यापी है वो, क्योंकि कोविड के बाद और काफ़ी संस्थान बंद हुए, काफ़ी जो हमारे प्राइवेट थे पार्टीज थे उनकी एम्प्लॉयमेंट कम हुई, और इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट लाया जिसमें देश के जो युवा वर्ग है जिनको बाकी जगह एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, उनको एक एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और उनको ट्रेन किया जाए। आप देखिए कि 4 साल में जो व्यक्ति फौज में रहेगा, अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगी, जो कि बाहर वो सोच भी नहीं सकता, ट्रेनिंग मिलेगी, और बहुत से लोग तो उससे परमानेंट अब्जॉर्ब हो जाएंगे, और रिटायरमेंट के टाइम 12 लाख के आसपास उनको एडिशनल अमाउंट मिलेगी, जिससे वो अपना आने वाले टाइम में अपना व्यवसाय कर सकें और अपने आप को सेटल कर सकें।
बहुत सी प्राइवेट एजेंसीज ने और गवर्नमेंट एजेंसीज ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि जितने भी अग्निवीर आएंगे रिटायर होने के बाद उनको इमीडिएटली वो अपने ऑब्जर्व करेंगे और उनको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे लाइफ में सेटल होने के। मैं एक सैनिक होने के नाते मैं ये आपसे कह सकता हूँ, जब मैंने एयरफोर्स छोड़ी, मेरे को एयरफोर्स छोड़ने के विद इन 1 मंथ एक मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल गया और मैंने जब तक मैं काम करना चाहा मैंने उसके एयरफोर्स छोड़ने के बाद 12 साल मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है और बहुत अच्छी पोजीशंस में काम किया है और बहुत से लोगों को मौका दिया है, उनमें जो पूर्व सैनिक थे उनमें काम करने का, और मेरे साथ बहुत से पूर्व सैनिक काम करते रहे हैं साथ। भारत की बात सुनाता हूं कि इस चैनल पर डायलॉग विद वेटरन्स की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा सर से, और कार्यक्रम की समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा कि यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को बनाने में बहुत सा समय और धन खर्च होता है। इस सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। वीडियोस पर आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, तो प्लीज कमेंट्स भी करते रहिए। भारत की बात सुनाता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।